हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो दरअसल तेल की बढ़ती कीमतों से संबंधित है। टॉपिक है बढ़ती तेल की कीमतें और टैक्स का गणित। ऐसी बात क्यों कही गई है? दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। याद होगा आपको कि पिछले साल नवंबर के समय में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और डीजल के अंतर्गत जो एक्साइज ड्यूटी है, केंद्र के अंतर्गत जो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी हम कह सकते हैं, उसमें कुछ कमी की थी और जो प्राइस है उसको एक लंबे समय तक के लिए फिक्स कर दिया था। उसके आधार पर कुछ राज्यों ने भी अपने वैट में कमी की थी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने वैट को कम नहीं किया, जिसकी वजह से उन राज्यों के अंतर्गत जो तेल की कीमतें हैं वे बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही हैं। तो इस आधार पर आज के इस टॉपिक पर हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। हमारे लिए जानना जरूरी है कि तेल की कीमतों में वृद्धि किस आधार पर हो रही है, जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, कराधान की व्यवस्था है, वो किस तरह से निर्धारित की गई है, राजस्व प्राप्तियां कितनी हो रही हैं, अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है तो उससे केंद्र को क्या नुकसान हो रहा था, राज्यों के अंतर्गत जो वैट घटाया गया है उससे राज्यों को क्या नुकसान हुआ है, प्लस जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया है वहां पर तेल की क्या कीमतें हैं, चैलेंजेस क्या है, क्या समाधान हो सकता है और एक सवाल मेंस के स्तर पर लिखा जा सकेगा। आज का जो डिस्कशन है वह जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से जुड़ सकता है, यानी सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चूंकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हो रही हैं इस आधार पर, और आर्थिक विकास, चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है ऑयल या फिर एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत। न्यूज आई थी, फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स व्हाई कटिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल इज इजियर सेड देन डन। एक और न्यूज थी, एमंग ब्रिक्स नेशन इंडिया हैज सेकंड लोएस्ट पेट्रोल डीजल प्राइसेस, 33% rise in crude prices for India since January 2022। दो बातें हैं इसमें, अभी हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहले देखते हैं तेल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, उसके बाद भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर देखेंगे और तेल की कीमतें बढ़ने और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई को समझेंगे। तो वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमत अप्रैल 2021 में, यानी बात कर रहे हैं पिछले साल की, पिछले साल अप्रैल में जो कीमतें थी 63.4 डॉलर प्रति बैरल थी, और मार्च 2022 में जो कीमतें थी 112.87 डॉलर प्रति बैरल, यानी जो कीमत थी वो पिछले लगभग एक साल के अंतराल में 78% बढ़ गई। तो चूंकि भारत तेल के स्तर पर एक प्रमुख आयातक देश है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, तो भारत के लिए ये जो तेल की कीमत में वृद्धि है ये बहुत ही ज्यादा है, और भारत के ऊपर जो दबाव है इस बढ़े हुए पैसे को संभालने का, बढ़े हुई कीमतों को संभालने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 80 से 85% भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का आयात करता है। तो हम आयातक देश है, आयातक देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट और आई है, उसमें इस बारे में जानकारी दी गई है कि जो भी कच्चे तेल के आयातक देश है, यानी प्रमुख इंपोर्टर कंट्रीज, उसके अंतर्गत अगर देखें तो अभी भी भारत का जो नाम है वो इस सूची में काफी नीचे आता है। यानी कि जो जिन देशों में तेल की कीमतें सबसे कम है उसमें पहले नंबर पर तुर्की का नाम आता है, उसके बाद भारत का आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बाकी देश हैं वहां पर जो आयात करते हैं तेल का, वहां पर कीमतें काफी ज्यादा है। यहाँ पर ये सूची आप देख सकते हैं, 4 अप्रैल 2022 के हिसाब से यहाँ पर रेट दिया गया है। एक तुलना और आई है ब्रिक्स देशों के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत भारत कहाँ आता है? ब्रिक्स देशों में जो सबसे कम प्राइस है जहां पर, वो तो है रूस। तो सिंपल सी बात है, चूंकि रूस उत्पादक देशों में शामिल है, तो रूस को अगर हम हटा दें तो उसके बाद भारत का नाम आएगा, जहां पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बाकी ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है। अब इस जो तुलना की गई है, यहाँ पर एक तरीके से रैंकिंग दी गई है, इसका क्या मतलब निकलता है? सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें हैं वो जाहिर सी बात है कि इस समय रूस और यूक्रेन जैसे देशों के बीच जो तनातनी चल रही है, युद्ध की स्थितियां हैं, उससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि रूस के द्वारा जो तेल निर्यात किया जा रहा है तो डिमांड जो बाकी देशों की तरफ से आती है, खासतौर से यूरोप के देश, वहां से डिमांड में गिरावट आई है। इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसिंग पर पड़ रहा है। तो चूंकि भारत और अन्य देश जो कि तेल आयात कर रहे हैं, उनके अंतर्गत जो तेल की कीमतें हैं उनको संभालने का प्रमुख जिम्मेदारी जो है वो सरकार के पास है। तो ऐसे में भारत सरकार ने इसीलिए अभी हाल ही में ये बात कही है, खासकर प्रधानमंत्री जी ने खुद से, कि तेल की कीमतों में अगर गिरावट करने का प्रयास
केंद्र सरकार ने किया है तो कई राज्यों ने अभी उसमें एक तरह से ठीक से समर्थन नहीं दिया है। इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही है कि वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन एक संघवाद की जो धारणा आती है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो फैसला लिया गया है बाकी राज्यों ने उसमें सहमति दिखाई है, तो अगर कुछ अन्य राज्य एक तरह से इस चीज को नहीं लागू करेंगे तो पूरे देश के अंतर्गत समान रूप से लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ राज्यों का उन्होंने नाम लिया है, जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु। तो इनका कहना है कि इन्होंने अपने यहाँ जो वैल्यू एडेड टैक्स है वैट उसको कम नहीं किया है, जिसका प्रभाव जो रेट है पेट्रोल और डीजल का उस पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक बार इस बात को समझ लें पहले कि केंद्र की तरफ से कौन सा कर लगाया जा रहा है और राज्य इस पर कौन सा कर लगाते हैं। क्योंकि अभी तक पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम उत्पादों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जीएसटी के अंतर्गत नहीं आई है और इसमें केंद्र की तरफ से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और राज्य इसमें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाते हैं। तो केंद्र के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी सकल कर राजस्व के अंतर्गत जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसकी हिस्सेदारी लगभग 18.4% आती है। वहीं राज्यों का आंकड़ा अगर देखें तो पेट्रोलियम और अल्कोहल राज्यों के कर राजस्व का औसतन, सभी राज्यों का अगर औसत निकाले तो 25 से 35% हिस्सेदारी बनाता है। यानी ये मानकर चल सकते हैं हम कि पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो राज्य के अंतर्गत जो कर प्राप्तियां हैं उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं। राज्य का थोड़ा सा आंकड़ा और एक बार यहाँ पर भी देख लें कि राज्य के पास कहाँ कहाँ से राजस्व के स्रोत आते हैं। तो पहला है गैर कर राजस्व 8%, यहाँ पर है अनुदान 20%, यहाँ पर है केंद्र की तरफ से शेयर किए गए करों का हिस्सा 26% और बाकी यहाँ पर 46% आपको दिख रहा है राज्य के खुद के द्वारा कलेक्ट किए गए कर। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्टेट जीएसटी, वैट, एक्साइज, मेनली जो लिकर वाला है, यहाँ पर प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शंस, टैक्स ऑन व्हीकल्स जो वाहनों पर कर है और उसके अलावा कुछ अन्य। तो यहाँ पर आएगा जो फ्यूल वाला है वैट 21.5% के आसपास। और जो एनालिसिस है, जो डेटा हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वित्त वर्ष 2018 से 2020 तक का है। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं तेल की कीमतों पर क्या उतार चढ़ाव आए हैं, क्या कमी की गई थी। तो नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए लगभग केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया था और जो कीमतें हैं उसको कुछ समय तक के लिए फ्रीज कर दिया था। तो 2021 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में जो कमी की गई थी, क्रमशः पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई। उसके बाद खासकर केंद्र शासित राज्य और कुछ राज्यों ने, खासकर जो भाजपा शासित राज्य है, उन्होंने अपने वैट में भी कमी की ताकि जो कीमतें हैं वो कुछ हद तक कम हो सके। तो पेट्रोल के लिए जो एक अनुमान निकाला गया लगभग 2 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर के आसपास और डीजल के लिए 2 रुपए से 7 रुपए प्रति लीटर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से वैट में कमी की गई। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा ये देखें। तो केंद्र सरकार को प्रति माह 8,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इसके तहत और नवंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच वैट में कटौती करने वाले राज्यों को लगभग 15,969 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी मोटा मोटा लगभग 16,000 करोड़ रुपए का। तो ये जो राजस्व था ये दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो सका। हालांकि इसका लाभ कुछ कीमतों में गिरावट के रूप में जनता के सामने आया। लेकिन चैलेंज यहाँ पर एक और जो देखने को मिला वो ये मिला कि केंद्र सरकार ने जिस आधार पर इसमें गिरावट की थी, तो मार्च के बाद से जब से प्राइस फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं तब से इसमें अब काफी ज्यादा फिर से वृद्धि हो गई है। तो जो कीमतें कम हो रही थी वो वापस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, अभी के समय में क्या रेट है अगर हम इसको देखें और खासकर उन राज्यों से तुलना एक बार करें, जैसे महाराष्ट्र हो गया जिसने वैट में कमी नहीं की थी। तो पेट्रोल की कीमतें दिल्ली के अंतर्गत 105.41 रुपए प्रति लीटर है, जबकि कोलकाता और मुंबई में यही क्रमशः 115.12 रुपए और मुंबई में 120.51 रुपए प्रति लीटर है। इसी तरह डीजल के प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं दिल्ली के प्राइस में और मुंबई के प्राइस में। चूंकि दिल्ली ने वैट में कुछ कटौती की थी, महाराष्ट्र ने नहीं की, तो उसका सीधा प्रभाव जनता के ऊपर आ रहा है। अब अगर हम एक आंकड़ा ऐसे देखें कि अगर मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो अलग अलग राज्यों में किस हिसाब से हमें ये टैक्स का अंतर देखने को मिलेगा।
तो अगर पेट्रोल की कीमत मान लीजिए दिल्ली में 100 रुपए है, तो टैक्स जो आप भर रहे हैं 45.3 रुपए लगभग आप टैक्स दे रहे हैं। तो इसी तरह अलग अलग राज्यों में यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में 52.5 रुपए, तेलंगाना में 51.6, आंध्र प्रदेश में 52.4, केरल में 50.2, राजस्थान में 50.8, मध्य प्रदेश में 50.6। तो कुछ बड़े राज्यों के अंतर्गत आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहा है टैक्स को लेकर के। तो अब हम यहाँ पर एक डेटा और देख लेते हैं कि जो तेल की कीमतें हैं उसमें किस किस स्तर पर वृद्धि होती है। तो शुरुआत करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस से। जब क्रूड ऑयल खरीदा जाता है यानी कि कच्चा तेल खरीदा जाता है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिन्हें हम OMCs कहते हैं, तो वो यहाँ पर पेमेंट इसकी देती हैं और ये कीमतें हैं वो डेली के हिसाब से बदलती रहती हैं। उसके बाद फिर अगला खर्च इसमें जुड़ता है समुद्री स्तर पर जो यात्रा होती है, समुद्र के अंतर्गत जो मालवाहक जहाज हैं उनका खर्च जुड़ता है। आगे जाकर रिफाइनरीज के पास जाता है जहां पर वो इस पर अपना कुछ प्राइस जोड़ते हैं। फिर ये प्राइस जाता है डीलर के पास जिसमें अपना मार्जिन और एक्सपेंस जोड़ते हैं। आगे चलकर इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क लग जाता है भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद डीलर का कमीशन शामिल है इसमें। फिर आगे बढ़ेगा तो स्टेट के द्वारा लगाया गया वैट आ जाएगा और फिर अंत में वैट लगने के बाद जो कीमत आएगी वो उपभोक्ता यानी आप और हम इसमें पे करते हैं। तो काफी ज्यादा स्तरों पर इसमें जो टैक्स है वो बढ़ता चला जाता है, कीमत में वृद्धि होती जाती है। ठीक, अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि इस समय चैलेंजेस क्या है। प्रमुख रूप से अभी आज के डिस्कशन के आधार पर जो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, पहला तो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता, यानी कि वैश्विक स्तर पर जैसे कि इस समय रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है, उसकी वजह से तेलों की कीमतों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग स्तर पर जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनकी कीमतें प्रभावित हो रही हैं। और चूंकि भारत एक तेल आयातक देश है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा भारत जैसे तेल आयातक देशों पर पड़ता है। जाहिर सी बात है भारत पर भी पड़ रहा है। इसका एक बड़ा प्रभाव चूंकि भारत को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी, इसकी वजह से भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ दिखता है। इसके अलावा इसका एक और प्रभाव भारत के अंतर्गत जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चूंकि तेल की कीमतें मान लीजिए बढ़ रही हैं, अभी हमने पीछे देखा, इसको संतुलन में लाने के लिए केंद्र सरकार को अपने अंतर्गत जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करनी पड़ी, राज्यों को वैट कम करने पड़े अगर वे कीमतों को कम करना चाह रहे हैं। तो चूंकि इससे प्राप्त होने वाला जो राजस्व था वो कहाँ खर्च किया जाता, वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों से जुड़ी योजनाएं हैं। जैसे कि एक योजना का अगर हम जिक्र करें तो कोविड-19 के बाद सरकार ने जो गरीबों को राशन देने वाली योजना शुरू की थी, तो उस तरह की योजनाओं में भी सरकार का एक बड़ा खर्च होता है। तो इस राजस्व का इस्तेमाल इस तरह के कार्यों में किया जा सकता था, लेकिन हमारे पास दिक्कत यह है कि हमें तेल को आयात करना है और तेल के आयात में ही ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिससे देश के अंतर्गत विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, जन कल्याणकारी कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरा एक मुद्दा अभी हमें देखने को मिल रहा है संघवाद का। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं तो सभी सरकारों ने चूंकि उनको उस तरह से फॉलो नहीं किया है, हालांकि इसमें उनके अपने अपने आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भी फैसले लिए गए थे वे जनता के हित में थे, तो किस हिसाब से उनको हम लागू करते कि सभी के लिए लाभ सुनिश्चित हो सकता। समाधान क्या हो सकता है, पहले तो यहीं से शुरू करें कि चूंकि जो संघवाद की प्रक्रिया है उसमें जहां जहां बाधा है उसको बातचीत के जरिए दूर किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक लाभ या हानि को ही बड़ा एक तरीके से महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उसके अलावा विवेकपूर्ण कर पर राष्ट्रीय सहमति बनाया जाना एक बड़ा विषय हो सकता है। विवेकपूर्ण कर का मतलब ही ये बात है कि किस स्तर पर कितना कर लगाया जा सकता है, इस पर एक प्रक्रिया की जा सकती है बातचीत की। तो जीएसटी के अंतर्गत भी इसको लाने पर विचार हालांकि काफी समय से चल रहा है। जीएसटी काउंसिल अब इस पर फैसला लेगी जैसा भी होगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हमारे पास मौजूद है, पेट्रोलियम को भंडारण करने की क्षमता, अगर हम उसको कुछ बढ़ाते हैं तो कुछ और अधिक समय तक हम इन उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें प्रभावित होती हैं रोज के स्तर पर, तो अगर हमारे पास भंडार काफी ज्यादा होगा तो हम आने वाले समय में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे कुछ समय तक प्रभावित हुए बिना रह सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अन्य ऊर्जा विकल्पों की तलाश करना और उनको अपनाया जाना। तो चूंकि पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोल और जीवाश्म ईंधनों से चलते हैं, ये अपने आप में कई तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पहले तो आर्थिक स्तर पर, दूसरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के स्तर पर।
तो हमें ऐसे विकल्पों को अपनाने पर ध्यान देना होगा जो पर्यावरण के हिसाब से भी फ्रेंडली हो, साथ ही हमारी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ न डालें। ठीक, सवाल क्या हो सकता है, सवाल देखें। देश में बढ़ती तेल की कीमतें संघवाद की चुनौतियों को भी उजागर करती हैं। कुछ हालिया उदाहरणों का जिक्र करते हुए चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसे लिखना है। तो संघवाद की चुनौतियां जो इस वक्त देखने को मिली और तेल की कीमतों के संदर्भ में आज का डिस्कशन उसी पर आधारित है। तो आपको इसके आधार पर इस उत्तर को लिखने का अभ्यास करना है। तो आज आप इसका अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।